क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 चैप्टर 18 सेक्शन 225 टू 237 ट्रायल बिफोर सेशन कोर्ट। और इस पार्ट में हम लोग कवर करेंगे सेक्शन 225 से 230 तक। देखते हैं सेक्शन 225 क्या कहता है। सेक्शन 225 ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन एवरी ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन द प्रोसिक्यूशन शैल बी कंडक्टेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। देखिए, जब भी कोई कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रायल शुरू होता है तो इसकी शुरुआत पब्लिक प्रोसिक्यूटर से होती है अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो, यानी क्रिमिनल मैटर में। और यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो सेक्शन 24 में डिफाइन किया गया है सीआरपीसी में। अब इसके बाद सेक्शन 226 क्या कहता है। ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन व्हेन द एक्यूज अपीयर्स और इज ब्रॉट बिफोर द कोर्ट इन परसुएंस ऑफ कमिटमेंट ऑफ द केस अंडर सेक्शन 209, the prosecutor shall open his case by describing the charge brought against the accused and stating by what evidence he proposes to prove the guilt of the accused। मतलब क्या है कि जब भी सेशन कोर्ट के सम्मुख कोई एक्यूज पर्सन प्रेजेंट होता है, अपीयर होता है, और उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर वहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो उस पर जो चार्ज लगे हैं एक्यूज पर्सन पर उसको वो डिस्क्राइब करेगा और उसके पास क्या ऐसा एविडेंस है जिससे वो उस चार्ज को प्रूव करेगा। ये चीज़ें सब सेशन में बताई जाती हैं सेशन ऑफ कोर्ट में। सेक्शन 209 कमिटमेंट ऑफ द केस टू कोर्ट ऑफ सेशन व्हेन ऑफेंस इज ट्राइएबल एक्सक्लूसिवली बाय इट, यानी जो ऐसे केस हैं जो सेशन कोर्ट में चल सकते हैं उसके बारे में ये बात कहता है। Section 227 discharge. If upon the consideration of the record of the case and the documents submitted therewith and after hearing of a submission of the accused and the prosecution in this behalf, the judge considers that there is no sufficient ground for proceedings against the accused, he shall discharge the accused and record his reason for so doing। दैट मीन्स कि जब सफिशियंट ग्राउंड नहीं मिलते हैं जज को, जो भी फैक्ट मटेरियल सामने आ रहा है, जो भी एविडेंस आ रहा है, जो कि डॉक्यूमेंट्स उसके सामने आ रहे हैं, उससे कोई ऐसा विशेष कोई सस्पिशियन नहीं मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो कोर्ट होगा, जो जज वहाँ होगा सेशन कोर्ट के, तो वो उस अक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर सकते हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस है जो एक केस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस प्रफुल्ल कुमार समल 1973 में दी गई थी। इसमें 4 प्रिंसिपल उन्होंने बताए थे। नंबर 1 क्या कहता है, that the judge while considering the question framing the charge has undoubted power to sift and weigh the evidence for the limited purpose of finding out whether or not prima facie case against the accused has been made out। दैट मीन्स कि जज जब इन क्वेश्चंस को कंसीडर करता है, फ्रेम करता है चार्ज को, तो उसके पास ये बात पता होती है चार्ज फ्रेम करने से पहले कि कितना किसी एविडेंस में कितनी दम है, यानी वो एविडेंस कितना सही है और कितना गलत है, और साथ में ये भी उसके पास सोचने की ताकत और जांच करने की समझ होती है कि वो लिमिटेड मामले में, लिमिटेड समय में ही ये जान ले सकता है कि वो केस प्रीमा फेसाई है या नहीं है, प्रथम दृष्टया उसमें दोषी कोई है या नहीं है। दूसरी बात ये बात कह रहा है कि वेयर द मटेरियल प्लेस बिफोर द कोर्ट डिस्क्लोज द ग्रेव सस्पिशियन अगेंस्ट द अक्यूज विच हैज़ नॉट बीन प्रोबेबली एक्सप्लेन, द कोर्ट विल बी फुल्ली जस्टिफाइड इन फ्रेमिंग अ चार्ज एंड प्रोसीडिंग विद द ट्रायल। यानी कहीं पर अगर कोई ग्रेव सस्पिशियन मिल रहा है कोर्ट को, तो कोर्ट को ये पावर है कि वो आगे चार्ज के लिए कदम बढ़ा सकता है। उसके बाद कहता है कि the test to be determine a prima facie case would naturally depend upon the facts of each case and it is difficult to lay down a rule of universal application by the large। However, if two views are equally possible and the judge is satisfied that evidence produced before him while giving rise to some suspicion but not grave suspicion against the accused, he will be fully within a right to discharge the accused। means कि जो प्रीमा फेसी केस है या नहीं है, ऐसी कंडीशन डिपेंड करती है उन फैक्ट्स पर जो उनके सामने आ रहे हैं, उनके एविडेंस पर जो उसके सामने आ रहे हैं। अगर कुछ गंभीरता नज़र आ रही है, कुछ संदेह नज़र आ रहा है,
या लेकिन वो संदेह बहुत गंभीर नहीं है, बहुत ज़्यादा ग्रेव सस्पिशियन तैयार नहीं कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो डिस्चार्ज कर सकता है एक्यूज्ड को। चौथे मामले में, चौथे प्रिंसिपल में ये बात कही है कि दैट इज द exercising his jurisdiction under section 27, the judge who under the present code in a senior and experienced court cannot act merely a post office or mouthpiece of the prosecution, but has to consider the broad probability of the case, the total effect of the evidence and the documents produced before the court, and any basic infirmity appears in the case as and so on। तो इसमें ये बात कही गई है कि जब कोई कोर्ट होता है वो जस्ट एक पोस्ट ऑफिस या कोई माउथ पीस नहीं है, वहाँ वो एक सीनियर और एक्सपीरियंस्ड कोर्ट होता है और वो अपने जुडिशियल माइंड का इस्तेमाल कर सकता है और वो सोच सकता है उस फैक्ट मटेरियल से जो उसके सामने आ रहे हैं कि सामने वाला पर्सन, एक्यूज्ड पर्सन गिल्टी है या नहीं है, या उस पर चार्ज आगे चलाना है, ट्रायल आगे चलाना है या नहीं। उसके बाद आते हैं सेक्शन 228 फ्रेमिंग ऑफ चार्ज पे। सबसेक्शन 1 क्या कहता है, इफ आफ्टर द कंसिडरेशन दैट हियरिंग एज फॉर सेड द जज इज ऑफ ओपिनियन दैट देयर इज ग्राउंड फॉर प्रिज्यूमिंग दैट द एक्यूज हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस, मतलब कि उसके पास कोई ग्राउंड ऐसा है जिससे ये पता चलता है कि जो ऑफेंस विच यानी यहाँ पर ये बात कही गई है कि उसके पास एक ऐसा ग्राउंड है कि वो प्रिज्यूम कर सकते हैं कि एक्यूज ने कोई ना कोई ऑफेंस कमिट किया है। उसके बाद 228 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए क्या कहता है कि विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन ही मे बी फ्रेम अ चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज्ड एंड बाय ऑर्डर ट्रांसफर द केस for trial to chief judicial magistrate or any other judicial magistrate of first class। मीन्स कि जब ऐसा उसको लगता है कि जो एक्यूज के ऊपर चार्ज लगे हैं वो सेशन कोर्ट के अंदर ट्रायल नहीं किए जा सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो चार्ज को फ्रेम कर देगा और ऑर्डर कर देगा फाइल के ट्रांसफ़र की, जो कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी सीजेएम के पास जाएगा या जेएम फर्स्ट यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास जाएगा। And direct the accused to appear before the chief judicial magistrate or, as the case may be, the judicial magistrate of first class on such date as he deem fit। यानी एक डेट नियत कर देगा कि किस डेट को आपको प्रेजेंट होना है, और ये बात एक्यूज्ड को बता देगा कि आपको इस डेट को जेएम फर्स्ट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर होना है। एंड देयर अपॉन सच मजिस्ट्रेट शैल ट्राई द ऑफेंस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर फॉर ट्रायल ऑफ वारंट केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। यानी जो ऐसा जो इस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ऐसा केस जब जाएगा और वो उसको लगता है कि ये हमारे पास ट्रायल होने लायक है, तो ऐसी कंडीशन में वो ट्रायल को वारंट केस की तरह इंस्टीट्यूट कर लेगा जैसे कि पुलिस रिपोर्ट में इंस्टीट्यूट किया जाता है। उसके बाद सेक्शन 228 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी क्या कहता है कि एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट ही शैल फ्रेम इन राइटिंग अ चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज। मतलब कि जो चार्ज जो भी कोर्ट के आगे जो ट्राइबल होगा, चाहे वो सीजेएम के यहाँ हो चाहे वो जीएम के यहाँ हो, उसके बाद वो जो चार्ज बनाएगा वो लिखित चार्ज बनाएगा, यानी उसके ऊपर वो चार्ज को लिख के बनाएगा। और कई जगह पर ऐसा भी है कि वो एक्यूज पर्सन को एक्सप्लेन कर देगा कि क्या आपके ऊपर चार्ज बन रहे हैं। सेक्शन 228 क्लॉज सेक्शन 228 सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि वेयर द जज फ्रेम एनी चार्ज क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 द चार्ज शैल बी रीड एंड एक्सप्लेन टू द एक्यूज्ड एंड द एक्यूज्ड शैल बी आस्क्ड वेदर ही प्लीड गिल्टी ऑफ द ऑफेंस चार्ज्ड और क्लेम टू बी ट्राइड। यानी जो भी चार्ज बनेगा उसको वो रीड करेगा, एक्सप्लेन करेगा, और उसके बाद जो एक्यूज पर्सन होगा उससे पूछेगा कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, गिल्ट एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं। तो अगर वो कहता है हाँ तो वहीं पर कन्विक्शन हो जाएगा, और अगर कहता है नहीं तो फिर ट्रायल आगे फर्दर प्रोसीड करेगा। सेक्शन 229 कन्विक्शन ऑन द प्ली ऑफ गिल्टी। इफ द एक्यूज प्लीज गिल्टी द जज shall record the plead and may in his discretion conviction him thereupon। That means कि अगर उसने प्लीड गिल्टी कर ली है, अपना गुनाह मान लिया है, तो ऐसी कंडीशन में उसको जो लॉ में इस्टेब्लिश प्रोसीजर है या पनिशमेंट मिलेगा उस क्राइम के लिए, वो पनिशमेंट के अकॉर्डिंग कोर्ट उसको पनिशमेंट सुना देगा। और एक चीज़ सिस्टम और भी होता है कि सेक्शन 375 है
जो अगर कोई पर्सन अपने आप को गिल्ट मान लेता है तो वो आगे फिर अपील नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये कहता है कि सेक्शन 375 नो अपील इन सर्टेन केसेस व्हेन द एक्यूज प्लीज गिल्टी, यानी उसने अपने आप को जब दोषी मान लिया है तो ऐसी कंडीशन में वो आगे अपील नहीं करेगा। उसके बाद सेक्शन 230 पर आते हैं। सेक्शन 230 कहता है डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस। इफ़ द एक्यूज्ड रिफ्यूज टू प्लीड और डज नॉट प्लीड, यानी रिफ्यूज टू प्लीड यानी वो अपने आप को गिल्टी नहीं मानता है और प्लीड नहीं करता है, क्लेम टू बी ट्राइड और इज़ नॉट कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 229, यानी वो वहाँ पर प्लीड गिल्टी नहीं हो रहा है, द जज शैल फिक्स द डेट फॉर एग्जामिन ऑफ witnesses and may on application of their own prosecution issue any process for compelling the attendance of any witness or production of any document or thing, यानी एक डेट फिक्स कर देगा इसके बाद जब ट्रायल आगे प्रोसीड करेगा, और डेट फिक्स होने के बाद जो विटनेसेस है उनको बुलाया जाएगा, उसका एग्जामिन किया जाएगा, या कोई डॉक्यूमेंट्स हुआ उसको एग्जामिन किया जाएगा। ये सब चीज़ें फिर ट्रायल प्रोसीजर में शुरुआत हो जाती हैं। यहाँ पर अब हम इसको रोकते हैं। सेक्शन 225 से 230 तक हम लोगों ने देखा, और साथ में हमारे पास आज आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसमें आप मुझे ये बताइए कि वाई द कोर्ट रिकॉर्ड्स द रीजन, कोर्ट कारणों को क्यों लिखता है, कारण लिखने का क्या कारण है, आप सीधे ऐसे समझिए। और अगर आपको ये बात पता है तो प्लीज़ इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, खोजिएगा, ये कहीं ना कहीं मिलेगा। ये बहुत अच्छी एक रिसर्च रहेगी आपके लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। थैंक यू। और इस चीज़ का जो मैंने क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर मैं अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। इसके 3 पार्ट में वीडियो बनने वाले हैं, तो ये फर्स्ट पार्ट रहा है हमारा, उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।